नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की मीटिंग का अभी नाइट कर्फ्यू ही काफी, संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर बल देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, बेशक ज्यादा मामले आए तभी इसका ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग की जा सकेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू की आलोचना हो रही है, लेकिन इसके प्रभाव को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। पीएम ने कहा कि कोविड-19 का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन मैनेजमेंट वेस्टेज को रोकना भी है। 100% वैक्सीन लगाने का प्रयास हो, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भी समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही ना बरतें। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों को वैक्सीन के प्रति बढ़ावा दें। पीएम मोदी ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक ही राज्य को पूरी वैक्सीन नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के मरीजों के बढ़ने पर राज्य दबाव में ना आए, कोरोना के टेस्ट सही ढंग से किए जाएं, कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति की जांच हो, जहां संख्या ज्यादा है वहां पर ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना से बाहर निकलने का रास्ता टेस्टिंग है। हमारा टारगेट 70% आरटी-पीसीआर टेस्टिंग का है। आरटी-पीसीआर टेस्ट को बढ़ाए जाने की जरूरत है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस करना होगा। 72 घंटे में 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में चुनौती बढ़ रही है, हमें गवर्नेंस पर बल देना होगा। पीएम ने कहा कि देश फर्स्ट वेव की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार का संक्रमण पहले से ज्यादा है। हम सब के लिए यह चिंता का विषय है। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फिर से युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे डॉक्टर्स स्थिति को संभालने में आज भी लगे हुए हैं। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी बढ़ता ही जा रहा है। सरकार को क्या उचित कदम उठाने चाहिए? आपके सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। बता दें कि लखनऊ में हालात हुए भयावह, दाह संस्कार के लिए शव वाहनों की लगी लाइनें। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रोज सैकड़ों नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए कि शमशान स्थल पर भीड़ बढ़ती जा रही है। टोकन देकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ के भैंसा कुंड विद्युत शवदाह में बुधवार रात अचानक अंतिम संस्कार के लिए शवों की संख्या बढ़ती चली गई। रात में मृतकों के घर वालों को टोकन बांटे गए। रात करीब 11:30 बजे तक शवों का अंतिम संस्कार किया गया। भैंसा कुंड शवदाह केंद्र पर बुधवार रात तक 21 शव पहुंचे थे। यहां दाह संस्कार करने वाले ने बताया कि देर रात तक शवों का आना जारी रहा। वो रात में भी ड्यूटी करते रहे। अपनों के शवों का अंतिम संस्कार कराने के लिए आए कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गुल्लाला घाट विद्युत शवदाह गृह में बुधवार रात तक सिर्फ 7 शवों को ही अंतिम संस्कार हो सका। बीते 2 दिनों पहले गुल्लाला घाट पर दिन में करीब घंटे भर बिजली नहीं थी। बताया यह भी जा रहा है कि भैंसाकुंड बैकुंठ धाम में विद्युत शवगृह की भी एक मशीन खराब थी। इस वजह से शवों का अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिवार को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर हुए कोरोना संक्रमित। कुछ दिन पहले ही लगाया था टीका। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर बेकाबू होता जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी डॉक्टरों ने कोरोना का टीका लगवाया था। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक कोरोना के मरीजों का उपचार करते हुए 37 डॉक्टर संक्रमित हुए। इन डॉक्टरों में अधिकतर में कोरोना के हल्के लक्षण मिले हैं। कुल 32 डॉक्टर क्वारंटीन है और बाकी 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बीते 1 सालों में सर गंगाराम अस्पताल ने कोरोना के इलाज में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। गौरतलब है कि गुरुवार को पिछले 24 घंटे में 7,437 नए कोरोना मामले आए। वहीं 24 लोगों की मौत हुई है और 3,687 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 8% के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर में बता दें कि नक्सलियों के चंगुल से आजाद हुए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मन्हास। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गत शनिवार 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों पर हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 32 घायल हैं। इस हमले में नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मन्हास को भी अगवा कर लिया था। अब राहत की खबर यह है कि नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मन्हास को आजाद कर दिया है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि शनिवार को हुए घातक मुठभेड़ के बाद नक्सलियों द्वारा अपहरण सीआरपीएफ जवान को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि मुठभेड़ के बाद राकेश्वर सिंह मन्हास के बारे में माओवादियों ने दावा किया था कि वो उनके कब्जे में है। माओवादियों के चंगुल में 100 से अधिक घंटे बिताने के बाद सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मन्हास की रिहाई से उनके परिवार को जैसे नया जीवन मिला है। राकेश्वर की आजादी की खबर सुनकर उसकी पत्नी मीनू ने कहा, आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। मैं हमेशा उनकी वापसी को लेकर आशान्वित थी। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने आगे कहा कि नक्सलियों द्वारा पति के अपहरण वाले दिन बहुत बुरे थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। उम्मीद रखी कि वो आएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से कोई बयान न आना हमारे लिए परेशानी का कारण था, लेकिन उनकी मजबूरी समझते हुए मैंने भी उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूं। नक्सली द्वारा रिहा किया जाने के बाद बीजापुर सीआरपीएफ कैंप पहुंचे राकेश्वर सिंह मन्हास की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। उधर जम्मू से भी राकेश्वर के परिवार की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। राकेश्वर सिंह मन्हास ने बताया कि उन्हें पति की सुरक्षित वापसी की आधिकारिक सूचना मिली। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में शुक्रवार रात सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया था, जिसके तहत 2000 से ज्यादा जवान अलग अलग टीमों में बंटकर जंगल के अंदर गए। इस दौरान एक टीम पर नक्सलियों ने यू फॉर्मेशन में हमला किया, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए, जबकि 32 जवान घायल थे। तो देश में नक्सलवाद हमेशा से एक समस्या रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसमें बता दें कि भाजपा का रोड शो रद्द किए जाने पर नाराज हुए मिथुन चक्रवर्ती। बोले, मैं कारण जानना चाहता हूं। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के चौथे चरण के लिए मतदान 10 अप्रैल को होगा। सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए रैली और चुनावी सभा कर रही है। वहीं ममता बनर्जी सरकार ने एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के चुनावी रोड शो को रद्द कर दिया है। मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो रद्द होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के परनासरी पुलिस स्टेशन के पास धरना दे रहे हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने ममता सरकार से कहा कि मैं रोड शो रद्द होने का कारण जानना चाहता हूं। बंगाल चुनाव के मद्देनजर भाजपा के होने वाले रोड शो को रद्द किए जाने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम अपना विरोध शाम 4 बजे तक जारी रखेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने आज लगभग 37 अभियान किए हैं। मैं रोड शो रद्द करने का कारण जानना चाहता हूं। क्या आपने हमारी तरफ से कुछ भी देखा है जो हिंसा शुरू कर सकता है? ये सब उस तरफ से हो रहा था। हमारी ओर से कानून और व्यवस्था के लिए कहां पर समस्या उत्पन्न की गई? दोस्तों, सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को कितना फायदा इस इलेक्शन में होने वाला, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसानों से शाहीन बाग जैसा सलूक ना करे सरकार। आप कॉल तो करो, हमें है इंतजार। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के 2 दिन के दौरे से लौटकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों से शाहीन बाग जैसा सलूक ना करे। किसान तीनों कानून रद्द होने के बाद ही अपने अपने घर जाएंगे। बेहतर होगा कि सरकार बातचीत करे, हमें कॉल का इंतजार है। कोरोना वायरस के संक्रमण के सवाल पर टिकैत ने कहा कि किसानों से कोरोना नहीं फैल रहा। प्रदर्शनकारी किसान कोरोना के नियमों का पालन करेंगे। आंदोलन कब तक चलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर 2023 तक आंदोलन जारी रखेंगे। इससे पहले टिकैत ने गुजरात में कहा था कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि
कानून किसानों के लिए नुकसानदेह है। ये काले कानून है जिनकी वजह से किसानों की जमीन छीनी जा रही है। टिकैत ने गुजरात में कहा कि गुजरात में किसान फसल बर्बादी से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में उनकी जमीन निजी कंपनियों को दी जा रही है। किसानों से जमीन छीनने के बातें देश भर में सामने आ रही है। हालत यह है कि कंपनियां देश की सरकार चला रही है, लेकिन अब यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, किसान अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे। टिकैत ने गुजरात के संदर्भ में यह भी कहा कि गुजरात गांधी जी और सरदार पटेल का है, पहले भी यहां आंदोलन हो चुके हैं। यहां का किसान अब अन्य राज्यों के किसान की तरह निडर होकर शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेगा। दोस्तों, सरकार के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है। बता दें कि चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़की ममता बनर्जी। पूछा पीएम मोदी रोज हिंदू मुस्लिम करते हैं, कितनी शिकायतें हुई दर्ज। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी 3 चरणों के लिए वोटिंग हुई है। अब 10 अप्रैल को चौथे चरण के तहत 44 सीटों पर मतदान किया जाएगा। वोटिंग से पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों ही जमकर चुनावी जनसभा करने में लगे हुए हैं। दामजूर में कल यानी बुधवार को बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने जहां रोड शो और रैली को संबोधित किया था, वहीं आज मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सहित चुनाव आयोग के नोटिस पर जमकर हमला बोला। दामजूर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खेद है कि मैंने गद्दार मीर जाफर यानी बीजेपी उम्मीदवार राजीव बनर्जी को इस निर्वाचन क्षेत्र से पिछले चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी। जब वो सिंचाई मंत्री थे तब मुझे एक शिकायत मिली थी, इसलिए मैंने उन्हें पद से हटा दिया और उन्हें वन मंत्री बना दिया। आपको बता दें कि दामजूर से बीजेपी प्रत्याशी पहले टीएमसी में कैबिनेट मंत्री थे। वहीं चुनाव आयोग के नोटिस के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा, यह शायद ही मायने रखता है, भले ही मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए जाए, मैं सभी को एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूं। वोटों में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। वहीं पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुई है, वो हर दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज की गई जिन्होंने नंदीग्राम के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा था। क्या उन्हें शर्म नहीं आई? वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और आदिवासियों के साथ हूं। आपको बता दें कि बंगाल में चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा था कि उनके वोट न बंटने पाए और एक साथ होकर टीएमसी के पक्ष में वोटिंग करें, जिसके बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के 100 करोड़ वसूली कांड के हवाले से आ रही है। बता दें कि अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट का झटका, सीबीआई जांच रोकने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका खारिज होने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए इसमें स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा कि आरोप गंभीर है। गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल है। वो दोनों एक पद पर थे और साथ काम कर रहे थे जब तक अलग नहीं हो गए। क्या सीबीआई को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? आरोपों की प्रकृति और इसमें शामिल लोगों को देखते हुए इसमें स्वतंत्र जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग शामिल हैं। मामले में अनिल देशमुख की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि किसी पुलिस कमिश्नर ने कुछ कहा तो उसके शब्द सबूत बन जाए। सिब्बल ने कहा कि बिना देशमुख का पक्ष सुने कोई भी प्रारंभिक जांच नहीं हो सकती। एसआईटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर एक जांच कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये आपके अनिल देशमुख दुश्मन नहीं है जिन्होंने आपके खिलाफ ये आरोप लगाए हैं, बल्कि ये एक ऐसे ने लगाया जो आपका राइट हैंड यानी परमवीर सिंह हुआ करते थे। जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि जांच दोनों के खिलाफ होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र के ये 100 करोड़ वसूली कांड के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें सरकार भी शामिल है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि 26 केंद्रों पर वैक्सीन खत्म। महाराष्ट्र ने कहा हमसे ज्यादा टीके गुजरात, यूपी और एमपी को दे रहा है केंद्र।
बताते कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो कोरोना वैक्सीन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते कई सेंटरों पर टीकाकरण का काम रोक दिया गया है और आने वाले दिनों में कई जगहों पर टीकाकरण बंद करना पड़ सकता है। मुंबई में 26 सेंटरों को वैक्सीन स्टॉक खत्म होने के चलते आज बंद कर दिया गया है। मुंबई के अलावा सांगली, सतारा, गोंडिया, पनवेल, चंद्रपुर, यवतमाल, कोल्हापुर, नवी मुंबई और वाशिम में भी कई केंद्रों पर वैक्सीन स्टॉक काफी कम है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बात की और अपनी परेशानी बताई। टोपे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन की डोज देने में महाराष्ट्र के साथ भेदभाव कर रही है। उनके मुकाबले छोटे राज्य गुजरात को ज्यादा खुराकें दी जा रही हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का स्टॉक और है। अगर हमें पर्याप्त डोज नहीं मिली तो टीकाकरण रोकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार 7.5 लाख वैक्सीन डोज दी गई है। वहीं दूसरे राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा को कहीं ज्यादा वैक्सीन दी गई। टोपे ने कहा कि मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी वैक्सीन को लेकर भेदभाव किए जाने के मुद्दे पर डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की है। हमारा सवाल है कि जब महाराष्ट्र में कोरोना मरीज सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ सक्रिय मरीज सबसे ज्यादा हैं और पॉजिटिविटी रेट भी अधिक है, तो हमें इतनी कम वैक्सीन क्यों दी जा रही है। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आरोप कितना सही हो सकता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि देश के इन राज्यों में झमाझम बारिश के आसार। जाने मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान। बता दें कि मौसम विभाग आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने बताया कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश के आसार है। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, लक्षद्वीप, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश सहित कर्नाटक में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। तेजी से बदल रहे मौसम के चलते देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिन उत्तराखंड में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में फिलहाल सुबह शाम की हल्की ठंड तो महसूस की जा रही है, लेकिन दिन के वक्त पड़ रही कड़ाके की धूप ने लोगों के पसीने निकाल दिए हैं। वहीं हरियाणा में 2 दिन बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लोगों को फिर से लू का सामना करना पड़ सकता है। उधर जालंधर में आज दिन भर अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में अंतर रहेगा। इसके बाद आने वाले दिनों में भी मौसम लगभग साफ रहेगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।